नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित रो वर्सेस वेड केस के बारे में। कल आए एक जजमेंट में यूएस के टॉप कोर्ट ने एंड कर दिया है 50 years ऑफ फेडरल अबॉर्शन राइट्स इन अमेरिका। नाउ अगर मैं इस डिबेट की बात करूं तो दिस डिबेट इस पर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, क्यों इसका डिस्कशन हो रहा है, क्यों ये केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस बन जाता है, उसके पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। द प्रो लाइफ मूवमेंट एंड प्रो चॉइस मूवमेंट। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे टर्म्स आपने बहुत सुने होंगे। प्रो लाइफ मतलब लाइफ को लेकर लोग संजीदा हैं। लाइफ ऑफ अ विमेन एंड हर फीटस ऑल्सो, दैट अनबॉर्न चाइल्ड, उसकी लाइफ के को लेकर भी बात की जाती है, उसके लिए भी उसकी राइट्स को लेकर बात की जाती है इनफैक्ट। वहीं अगर प्रो चॉइस की बात करें, बिकॉज द फीटस इज पार्ट ऑफ अ मदर्स बॉडी, इट इज पार्ट ऑफ अ विमेन्स बॉडी टिल अ सर्टेन टाइम, so it is choice of a woman to whether carry on that pregnancy or want to terminate that pregnancy. So it has to be her own choice. इसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स इंडिया में भी हुई हैं और यूएसए में भी होती रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी केस के बारे में। हुआ क्या है, यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे यानी कि कल 24 जून को ओवरटर्न कर दिया है रो वर्सेस वेड केस को, और कोर्ट ने अपना जो लैंडमार्क जजमेंट था 1973 का, जिसमें अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया था, उसको ही ओवरटर्न कर दिया है। ठीक है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ मिसूरी ही इशूड an opinion that activated the state's trigger law effectively, ending abortion except in medical emergencies. Now Missouri is not the only state जहां पर ऐसा हुआ है, ऐसे और बहुत सारे राज्य हैं या बहुत सारे स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जिनमें ये ट्रिगर लॉ ऑलरेडी था, बट इट वाज नॉट एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कंडीशंस। तो ट्रिगर लॉ क्या होता है? ट्रिगर लॉ बेसिकली एक लॉ होता है जो क्रिएट किया जाता है लेकिन उसकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो जैसे ही ये ओवरटर्न किया गया रो वर्सेस वेड केस, वैसे ही ट्रिगर लॉज इफेक्टिवली लागू हो गए, एनफोर्स हो गए इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स इन यूएसए। इसी के बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माय स्मॉल प्रोफाइल इंट्रोडक्शन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर मेरी क्लास की पीडीएफ और शेड्यूल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर माई स्पेशल एंड प्लस कोर्सेज। एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स मेरा 4 बजे लाइव है। यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स विद द कोड NDLive10। दोस्तों, अनअकैडमी ने अनाउंस किया मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये QR कोड स्कैन करना है, अपनी डिटेल देनी है एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स। नाउ सबसे पहले जानते हैं कि रो वर्सेस वेड एक्चुअली केस क्या था। तो रो वर्सेस वेड 1973 का एक लैंडमार्क डिसीजन था यूएस सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने रूल किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, वो प्रोटेक्ट करता है एक प्रेग्नेंट महिला की लिबर्टी, उसकी फ्रीडम। बेसिकली इट वाज राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू प्रिवेसी, दोनों ही इसमें आ गई थी। टू चूज टू हैव एन अबॉर्शन विदाउट एक्सेसिव गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, इफ शी वांट्स, इट इज हर चॉइस इफ शी वांट्स टू चूज अबॉर्शन। लेकिन यहां पर यह भी क्लैरिफाई किया गया था इस केस में, आपको बता दूं कि दिस राइट टू लिबर्टी और द फ्रीडम इज नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रीडम, बिकॉज इस केस में फीटल वायबिलिटी का कंसर्न रख दिया गया था। ठीक है, क्या था? तो रो केस में बेसिकली स्टक डाउन किया था कोई भी जो अबॉर्शन से संबंधित लॉज हैं, जो अबॉर्शन को इलीगल बनाते हैं अलग अलग राज्यों में, और कहा कि अबॉर्शन जो है ये अलाउ किया जाएगा टू द पॉइंट ऑफ फीटल वायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विमेन लिबर्टी है, अ विमेन हैज अ चॉइस टू चूज whether to keep the pregnancy or terminate the pregnancy, but at the same time she has, this choice is not absolute, right? तो fetal viability को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। Now what is fetal viability? Fetal viability वो टाइम होता है after which the fetus can survive outside the womb, मतलब उस समय के बाद fetus अगर womb से बाहर आ जाता है तो वो survive कर सकता है, ये है fetal viability। इसको अगर और ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊं तो 50 साल पहले जब ये जजमेंट आया था, उस समय फीटल वायबिलिटी वाज अराउंड 28 वीक्स, व्हिच इज अराउंड 7 months. Here in this picture I have shown you the growth of the fetus month by month, first month, second month, third month, fourth till 9 month, जो एवरेज प्रेगनेंसी होती है, that lasts for basically around 40 weeks.
9 महीने, राइट। तो इसमें जो 50 साल पहले का वर्डिक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो फीटल वाइबिलिटी थी वो 28 वीक्स थी, विच वॉज अराउंड 7 मंथ। मतलब इसके बाद, इस स्टेज के बाद the fetus can survive outside the womb also, but because of the medical advances, because of the new medicine that have brought in, ये जो थ्रेशहोल्ड था ये कहाँ पर आ गया, 23 से 24 वीक आ गया। मतलब अब 6 महीने या उससे कम का फीटस भी वूम से बाहर सर्वाइव कर सकता है। एंड और नई स्टडीज ये बताती हैं कि ये और 22 वीक्स तक भी घट सकता है। मतलब अ फीटस ऑफ 22 वीक्स कैन ऑल्सो सर्वाइव आउटसाइड द वूम थ्रू विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, ये हुआ फीटल वाइबिलिटी का केस। नाउ दिस फीटल वाइबिलिटी, इसको एक तरह से एक पॉइंट की तरह देखा जाता है कि जहां पे एक विमेन की राइट और उस अनबॉर्न चाइल्ड की राइट को सेपरेट किया जा सकता है। राइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अनबॉर्न फीटस हियर, बिकॉज द फीटस इफ इज काइंड ऑफ आई वुड से, अगर वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट द वूम, that means it has its own individual right now. It has become viable, or it has become alive, or it can survive without the womb also. Now it is not dependent on the women that way, to make it easy to understand. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फीटल वाइबिलिटी को कैसे देखा गया कि राइट ऑफ विमेन को सेपरेट किया जाएगा राइट ऑफ द अनबॉर्न फीटस से, ये यहाँ पर ध्यान रखा गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग को मैं बता दूं आपको कि होता क्या है, प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड ओनली व्हेन अ विमेन मिसेस हर मेंसेस, है ना, पीरियड मिस करते हैं। जनरली जो आइडेंटिफाई किया जाता है प्रेगनेंसी को वो 6th वीक तक जाके आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद दैट द विमेन इज प्रेग्नेंट, करेक्ट। ऐसे में जो प्री वायबिलिटी टाइमलाइंस हैं वो विमेन, दे लीव विमेन विद वेरी लिटिल टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक द डिसीजन टू अबॉर्ट। 6 हफ्ते के बाद उसको पता चल रहा है, उसके बाद बिफोर द फीटस इज वायबल, उससे पहले टू टेक दैट डिसीजन नेक्स्ट कमिंग 2, 3, 4 months अकॉर्डिंग टू सर्टन स्टडीज एंड रिसर्चेस, इट सेज बहुत कम टाइम मिल जाता है महिला को टू डिसाइड, मिलता है महिला को। ठीक है, अबॉर्शन लॉज जो है अक्रॉस द वर्ल्ड दे रिलाई ऑन दिस मीट्रिक ओनली, यही वाला जो मीट्रिक है, द वायबिलिटी ऑफ द फीटस। इसी वजह से जो अपोज करते हैं अबॉर्शंस को, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये बहुत ही आर्बिट्री टाइम फ्रेम है जो लेजिस्लेशंस और कोर्ट ने अडॉप्ट किया था इन रो केस। ना ये पूरा जो केस है ये कहाँ से आया, इसका क्या बैकग्राउंड रहा, तो अगर इस केस और जजमेंट की बात करें तो जजमेंट जो ट्रिगर हुआ है, इट हैज ट्रिगर्ड बाय अ केस विच इन्वॉल्व्ड मिसिसिपी लेजिस्लेशन, जिसने अबॉर्शन को बैन कर दिया था बियॉन्ड 15 वीक्स। तो 2018 में रिपब्लिकन मेजॉरिटी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑफ मिसिसिपी बैंड मोस्ट ऑफ द अबॉर्शंस आफ्टर 15 वीक्स। मतलब जैसे ही फीटस 15 वीक्स का होगा उसके बाद द फीमेल कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन मच बिफोर द फीटल वायबिलिटी, फीटल की वायबिलिटी से पहले ही उसको बैन कर दिया कि आप अबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। हम सूनर देन was allowed by raw में it was allowed, raw केस में it was allowed by the viability was 28 weeks, right? यहाँ पे 15 वीक्स में, जिसके बाद it threw a direct challenge to the 1973 judgment कि जहाँ पे abortion was treated या it was given as a fundamental right of the women, इसको challenge कर दिया this Mississippi law. The then last remaining abortion clinic in the state, Jackson Women's Health Organization, जिसने प्रोवाइड किया abortion services up to 16 weeks of pregnancy, इसने इस लॉ को चैलेंज किया और नवंबर में दैट ईयर ओनली 2018 में ही यूएस के डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल्टन रीव्स ने इस लॉ को स्ट्रक डाउन किया, रूलिंग दैट इट इज अनइक्विवोकली वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द वुमेन। तो ये जो लॉ बनाया गया था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, फिर से चर्चाओं में आया एंड देन द जजमेंट हैज कम। नाउ नॉट जस्ट मिसिसिपी, 2019 में रिपब्लिकन गवर्नर बिल ब्रायन ने भी एक साइन किया सो कॉल्ड हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ। यहां पर इन्होंने अबॉर्शन के लिए और ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ बना दिया और कहा कि मोस्ट अबॉर्शन आर बैंड, मतलब कोई भी जो अबॉर्शन है बैन कर दिए जाएंगे कब, द मोमेंट fetal cardiac activity can be felt which is as early as 6 weeks। मतलब जैसे ही फीटल की या फीटस की कार्डियक एक्टिविटी को
डिटेक्ट कर लिया जाएगा उसके बाद से अबॉर्शन नहीं होगा. प्रो लाइफ, दैट आई वाज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग, राइट. ब्रायन ने यहाँ पे जो भी उनके ओपोनेंट्स थे उनको चैलेंज किया सू करने के लिए, उस लॉ के ओपोनेंट्स को, और कहा कि अगर वो नहीं बिलीव करते इन द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, दैट आर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लान्ड पेरेंटहुड, जो ऐसा सोचते हैं कि प्लान्ड पेरेंटहुड होना चाहिए, we will have to fight that fight, but it is worth it. So basically we can see that Bryan's decision here is pro life movement को follow करता है यहाँ पर ये. अब इस डिसीजन के बाद यूएस में होगा क्या? नाउ अब कोई फेडरल लॉ नहीं है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अबॉर्शन ऑफ अ वुमेन, जिससे कि जो भी लॉज बनेंगे अब वो किस पर चले गए, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट्स. नाउ स्टेट्स हैव टू मेक दोज लॉज, जिसमें लगभग 22 राज्यों के लेजिस्लेचर्स ऑलमोस्ट ये सर्टन है कि दे विल बी बैनिंग द अबॉर्शंस, substantially restrict access to abortion, and poorer women would bear the brunt in this case. How? Because there are sometimes unwanted pregnancies. अगर abortion ban हो जाएगा तो these female who are coming from the poor background, or the females who are not ready to bear a child, they will be forced to have a child. तो उनकी psychological, physiological या फिर emotional जो health है उस पर इसका effect पड़ सकता है. Without the protection of Roe, the number of legal abortions in US could fall by at least 14%. Now जब ये protection रहेगी तो जो number of abortions है they will come down to 14%. Quoting research based on the effects of closure of abortion clinics in Texas between 2013 से 2016. मतलब ये एक रिसर्च के द्वारा पता लगा है कि जब टेक्सास में 2013 से 16 के बीच में अबॉर्शन क्लिनिक्स को बंद कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 14% तक ये रिड्यूस हो जाएगा. It is also likely to impact the larger framework of human rights, tilting it away from the poor and the voiceless. This is what I was telling you. Now if we talk about Indian society, या क्या हमारे यहाँ पे क्या position है, तो हमारे यहाँ पे भी there is a medical termination of pregnancy act 1971 जो अलाउ करती है abortions को till 20th week of pregnancy, 20 वीक तक, ठीक है, 20वें हफ्ते तक, almost 4.5 months तक. थ्रू एन अमेंडमेंट इन 2021, अभी 2021 में एक अमेंडमेंट हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 में, जिसके द्वारा ये जो 20 वीक है इसको इंक्रीज करके 24 वीक कर दिया गया था. लेकिन ये किसी स्पेशल कैटेगरी में होगा, स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग रेप विक्टिम्स और इंसेस्ट सर्वाइवर्स. इंसेस्ट सर्वाइवर्स आर दोस्त जिनके फैमिली मेंबर्स रेप देम, बेसिकली उनको. That too with the approval of 2 registered doctors. और वो भी कब होगा, जब 2 registered doctors को अप्रूव करेंगे. This thing is there. इसके बाद अगर total fetal disability है, the fetal is not healthy mentally, physically or whatever, अगर total case of fetal disability, there is no limit to the timeline of abortion in India now, according to the 2021 amendment. But that is also allowed by medical board of specialist doctors set up by the government of state and union territories. लेकिन ये किसी एक मेडिकल बोर्ड की कंसल्टेशन के बाद होगा, उनके कहने पर, उनकी सलाह पर ऐसा होगा. केवल जब वो अग्री करेंगे या इसको अलाउ करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, विदाउट एनी बैरियर ऑफ दी वीक्स. अगर मैं अराउंड दी वर्ल्ड बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 16 कंट्री हैं पूरे विश्व में जिन्होंने अबॉर्शन को एंटायरली प्रोहिबिट किया है, उनको क्रिमिनलाइज भी किया है. बट कुछ कैथलिक मेजॉरिटी नेशंस हैं जैसे कि आयरलैंड और मेक्सिको, वहां पे डीक्रिमिनलाइज किया गया है अबॉर्शन को इन दी लास्ट 1 decade. सो अगर ओवरऑल इस पूरे मुद्दे की बात करें तो ये कह सकते हैं कि लेट्स सी व्हाट बाइडेन गवर्नमेंट हैज टू डू अबाउट इट. बाइडेन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इसमें, एंड अब ये मुद्दा जो है वो सरकार के पास चला जाएगा, एंड सरकार इस पर क्या संज्ञान लेगी, उसको लेकर क्या फ्रेमवर्क बनाती है, दिस वी हैव टू सी. सो नाउ यू कैन जॉइन अनअकैडमी गाइज. द बेनिफिट्स you get with Unacademy is unlimited views on lectures etc. along with the results that we produce year after year. Iconic Bonanza, आज आखिरी तारीख है. ND Live 10 आपको मेरा कोड यूज करना है एंड एनरोल करना है, जिसमें आपको आइकॉनिक के बेनिफिट्स के साथ और बेहतरीन बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे 2 साल के साथ 1 साल का एक्सटेंशन, 1 महीने का एक्स्ट्रा क्रेडिट मंथ और 7500 वर्थ रुपीज की टेस्ट बुकलेट्स मिल जाएंगी, प्रैक्टिस बुकलेट्स. यूपीएससी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मेंस और ऑप्शन के लिए. एनरोल करने के लिए अगेन यू हैव टू यूज माई कोड ND Live 10.
मेगा कॉम्बैट 26 जून को होगा 11 बजे यानी कि कल सुबह, जहां पर आप जीत सकते हैं अमेजन गिफ्ट वाउचर्स। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, चूज करना है मेरा कोड टू अवेल ग्रेट डिस्काउंट्स। द कोड इज NDLive10। ये कोड आप हर सब्सक्रिप्शन पर यूज कर सकते हैं। लोन फैसिलिटीज देयर ऑन अनअकैडमी 0% EMI। बैचेस हमारे ऑप्शनल के 5 जून से शुरू हो चुके हैं, 8 टॉप ऑप्शनल। नए बैचेस फॉर UPSC CSE GS शुरू हो रहे हैं 29 जून से। गो नाउ एनरोल। अभी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Also hit the bell icon so that you get the notifications about latest updates. Also don't forget to write NDLive10 in the comment section if you really like the session. That's it from my side. Thank you so much.